जेंटलमैन, मुझ पे है सबके नैन, सबके है दिल बेचैन कि मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में, महफिल की मस्तानी हो मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आलोक कटदरे और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ और 32 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने बीएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। जब मैं स्कूल में था, सेकंड में या थर्ड में था, तभी मुझे दूरदर्शन में जाने का चांस मिला था। तो उसमें मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था, आज भी मुझे याद है। तो वो मेरा कैमरा के सामने मैं फर्स्ट टाइम तभी मैंने कैमरा फेस किया था। और हुआ यूँ कि आज भी याद है मुझे, किशोर दा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था दूरदर्शन ने, कल्याण जी आनंद जी नाइट विद किशोर कुमार। तो वो जब मैंने देखी तब मुझे ऐसा लगा कि बस कि अगर मुझे गाना है तो इनको फॉलो करना है, किशोर दा को। वो आवाज़ इतनी जहन में बैठ गई ना कि मैं बोला बस कि ये एक ही सिंगर है, इसको फॉलो करेंगे। तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा एक संगीत का कारवां। और मेरी जो सिस्टर है अल्पना कटदरे, और आज उनका नाम मानसी अभ्यंकर है, जो मेरी ट्विन सिस्टर है, हम लोग ट्विन्स है। तो वो पहले गाया करती थी, तभी मैं स्टेज पे गाता नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, डेस्टिनी को क्या मंजूर था कि उनका गाना आहिस्ता आहिस्ता कुछ वजह से बंद हुआ और मेरा गाना शुरू हुआ। मैं किशोर दा को पसंद करता था, किशोर दा को फॉलो करता था मेरे स्कूल डेज़ में। लेकिन मेरा पहला गाना जो था वो किशोर दा का नहीं था, जो मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गाया था कॉलेज के गैदरिंग में। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने वो जब गाना गाया था तो वो कुछ इस तरह से गाया था और रिस्पांस भी ज़बरदस्त आया था, क्योंकि गाने की शुरुआत जो है वो पागल हूँ मैं, रूप का आंचल हूँ मैं, प्यार का बादल हूँ मैं, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। कॉलेज में जब मैं आया तब मैंने मेरा पहला गाना गाया था, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। किशोर दा जाने के बाद 1987 के बाद एक दौर चेंज हो गया अपने, जिसको हम लोग 90s का दौर कहते हैं। और तभी आए कुमार सानू साहब। और कुमार सानू जी का ऐसा होता था कि ऑर्केस्ट्राज में अगर 25 गाने हों तो कुमार सानू साहब के गाने 20 गाने हो तो कुमार सानू साहब के होते थे। कुमार सानू साहब को मैं इतना लाइक करता था तभी कि जब मुझे समझने लगा तभी लगता था कि वॉइस बहुत मैच कर रही है करके। तो एक कंपटीशन हुई थी पार्ला में, तब जजेस थे अलका याग्निक जी और मनोहर दास जी। तभी मैंने एक गाना गाया था उसमें। तब अलका याग्निक जी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अरे आप एकदम कुमार सानू जैसे गाते हो, और मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। गाना था अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ
जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। मैंने आज तक 4000 के ऊपर शोज़ किए होंगे। पार्टियाँ, गणपति उत्सव रहते उसमें रोड्स पे शो रहते, वहाँ से मैंने शुरुआत की, वहाँ पे मैंने गाया है। मैंने क्लब्स में गाया है। मैंने दांडिया के जो दांडिया रास होते हैं गुजराती, वैसे में 3-3 घंटे मैंने वहाँ भी गाया है। लग्न गीत एक उनका फॉर्मेट है गुजराती लोगों का, मैंने उसमें भी गाया है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट में गाते गाते आज तक यहाँ आया हूँ। मुझे आज भी याद है कि मेरा जो पहला शो था, प्रोफेशनल शो था, वो हिंदी नहीं था। मेरा पहला शो था वो था मराठी। तो तभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो आज हमारे साथ नहीं है, सागर वीरकर करके, तो उनका एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था रियाज, और ओपनिंग शो के लिए उनको एक सिंगर की ज़रूरत थी। तो तभी मैं सुरेश वाडकर जी का ओंकार स्वरूप, दया घना, ऐसे टाइप के गाने, अश्विनी अन्ना, किशोरदा का, ऐसे सब गाने में गाता था। तो मैंने उनको सुना है तो उनको बहुत पसंद आया। तो उनके शो की ओपनिंग मेरे से हुई, और मेरा प्रोफेशनल स्टेज का मेरा पहला गाना था ओंकार स्वरूपा, जो सुरेश वाडकर जी ने गाया है। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथाच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। मैं मेटलर्जिकल फील्ड में था, तो वहाँ पे होता था कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, शिफ्ट्स में काम करना पड़ता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे आवाज़ पे इफेक्ट होने लगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आइदर आप गाना छोड़ो, नहीं तो जॉब छोड़ो। गाना मेरा पैशन था। तो तब जाके मैंने 14 साल के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं गाना कंटिन्यू करूं। फैमिली को कन्विंस करना सबसे डिफ़िकल्ट बात थी, क्योंकि आप जानते हो कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर 14 साल में जॉब कर रहा हूँ और अचानक से उसको छोड़ रहा हूँ, तो टेंशन वाला माहौल तो होगा ही। जैसे मैंने इस्तीफ़ा दिया, उससे नेक्स्ट मंथ में मुझे सिंगापुर की टूर मिली, और मैं 4 महीने के लिए सिंगापुर चला गया। मैं सिर्फ किशोरदा के साथ रिलेटेड नहीं रहा, मैं कुमार सानू भी गाता था, मैं उदित नारायण को भी गाता था, यानी सब सिंगर्स को मैं गाना मैंने शुरू किया, और गुजराती भी गाना मैंने शुरू किया। तारी आँख नो अफीणी, तारा बोल नो बंधाणी, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो, तारी आँख नो अफीणी, तारा बोल नो बंधाणी, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो। गुजराती से याद आया, ये गुजराती आपने जो पूछा मुझे कि गुजराती को मैंने कहाँ से सीखा, तो मेरे बहुत, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, गोविंद गोस्वामी करके थे हमारे साथ, जो आज हमारे साथ नहीं है। उन्होंने मुझे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, क्या वर्ड है और कैसे गाना चाहिए, तो मैं ऐसा गुजराती गाने लगा था कि अमेरिका में किसी को भी पता नहीं चलता था कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। और एक मुझे लैंग्वेज बहुत पसंद है, वो है बंगाली। और आप जानते हो कि बंगाली गाना इतना आसान नहीं है, जैसे गुजराती गाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो प्रोनाउंस हम लोग करते हैं वर्ड, वो बिल्कुल वैसे के वैसे आने चाहिए। हो ला 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 ला, দেখেছি তোমাকে ফুলেরই আসরে, দেখে যে মন ভরে না, ফিরে ফিরে দেখে যাওয়া, দুরাশা জাগে প্রাণে, দেখেছি
तुम के 98 में हम लोग जब अमेरिका गए तब एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म रिलीज़ हुई थी, आप सब लोग जानते हो, शाहरुख खान जी की दिल से। और दिल से में एक गाना था छैया छैया। आपने देखा होगा उस छैया छैया में शाहरुख खान जी ने कमाल का डांस किया है, कमाल का डांस। तो हुआ यूँ था कि हमारा ग्रुप जब गया था अमेरिका में, तब हमारे स्पॉन्सर जो मैंने कहा महेंद्र भाई त्रिवेदी, इन्होंने और एक वहाँ पे ग्रुप बुलाया था और उस ग्रुप में सिंगर्स के साथ डांसर्स भी थे। तो जब हमारे दोनों शोज़, हमारा न्यूयॉर्क में हुआ और उनका कहीं और हुआ, तो उसकी कैसेट वो लेके आए और उन्होंने हमें वो कैसेट दिखाई कि यार ये देखो इनका शो कैसे चल रहा है, सिंगर्स गा रहे हैं, डांसर डांस कर रहे हैं, बहुत कुछ अलग लग रहा है। तो वो जब मैंने देखा तब मुझे समझ में आया कि अगर भाई कंपटीशन में रहना है तो सिर्फ ऐसा खड़ा होके गाना ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो अलग ऑडियंस को देना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दिल से की कैसेट मंगाई, वीडियो कैसेट, तभी वीडियो कैसेट हुआ करती थी, आप जानते हो, और वो मैंने देखना शुरू किया। और शाहरुख खान की वो जो जितने भी सिग्नेचर स्टेप है उसमें, तो उसकी मैंने कम से कम 15 से 20 दिन तक प्रैक्टिस की। और बाद में जाके मैं हर शो में उस प्रेजेंटेशन के साथ मैं उस गाने को गाने लगा। तो मेरे इसमें इम्पैक्ट है शाहरुख खान जी का, उनके जुनून का, जिस पैशन के साथ, जिस जुनून के साथ वो एक्टिंग करते हैं ना, तो वो मैंने मेरे गाने में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में लाई। और एक शख्स का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, उनके बिना ये इंटरव्यू अधूरा है, वो है प्लेबैक सिंगर विनोद राठौड़ जी। विनोद राठौड़ जी को मैंने 92 में देखा, आप बिलीव नहीं करोगी, 2 गाने उन्होंने गाए, 2 गाने उस शो में, 2 गाने गाए, पूरी महफिल उन्होंने ऐसे वो लेके चले गए। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं स्टेज पे गाऊं तो इस बंदे के जुनून से गाऊं कि 2 ही गाने गाऊं। वो 2 गाने आप ऐसे गाओ कि पूरी ऑडियंस आपकी कायल होनी चाहिए। मेरे सोचने का तरीका अलग है कि मैं ज़्यादातर एक बिलीव करता हूँ, हमारा जो ऑरा होता है बॉडी का, हर एक का ऑरा होता है, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उस ऑरा को मैच करूँ। तो मैंने इसलिए पहले भी कहा कि मैं जो गाता हूँ वो मैं ऑडियंस के लिए गाता हूँ। हर बंदा जो मेरे सामने बैठा है वो उसको मज़ा आए, उसको ऐसा लगे कि ये गाना राजेश खन्ना साहब का नहीं है, ये गाना अमिताभ बच्चन साहब का नहीं है, ये गाना मेरा है। और ये जो गा रहा है आलोक, ये गाना गा रहा है, ये मेरे लिए गा रहा है और ये मेरा गाना गा रहा है। तो ये तभी बन सकता है जब भी आप ऑडियंस को लेके, ऑडियंस के आंखों में आंखें डाल के अगर गाओगे तो उनको लगने लगेगा, और उस फील से, उस अंदाज से, जैसे गाना है वैसे। अगर पेपी है तो धमाल मूड में, अगर रोमांटिक है तो आंखों में आंखें डाल के। किसी को भी अगर हाईलाइट करके गाओगे ना तो एक समा बन जाता है पूरे ऑडियंस का, और वो उनको लगने लगता है कि बस आलोक हमारे लिए गा रहा है। ऑडियंस जब 3 घंटा आलोक काटदरे का शो देखेगी तो उन्होंने सब कुछ भूल जाना चाहिए, ये मेरा मोटो रहता है। एंट्रीज का भी मैं क्रेडिट विनोद राठौड़ जी को ही देना चाहूँगा कि मैंने उनका एक शो देखा था, तब उन्होंने जो एंट्री की थी वो ऑडियंस से की थी। विष्णुदास भावे में उनका शो था और मैं देखने गया था उनका शो, और तभी उन्होंने एक ज़बरदस्त एंट्री ली थी, मुन्ना भाई MBBS गाना गा के आए थे ऑडियंस से, तो वो मुझे बहुत पसंद आई। मैं आजकल एंट्रीज जो लेता हूँ उसके पीछे एक बहुत अलग साइकोलॉजिकल रीज़न वो है कि मैं ऑडियंस को एक्चुअली पूरा देख के आता हूँ कि किस टाइप की ऑडियंस है, कहाँ किस टाइप की ऑडियंस बैठी हुई है। तो मेरे दिमाग में जब मैं एंट्री लेता हूँ ना ऑडियंस से, तभी मेरे कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं कि आज के इस शो में मुझे प्रेजेंटेशन किस टाइप का करना है। यंग क्राउड है तो ज़्यादा मूवमेंट मेरी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी ऑडियंस में आना फिर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अगर ऑडियंस का एज ग्रुप 60-70 है तो आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा फिर प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा इतना ये नहीं करता, थोड़ा स्टेडी खुद को संभाल के गाता हूँ। और आपको हंसी आएगी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, सुमित मुखर्जी करके हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आलोक मैं आपकी एंट्री घोड़े पे से करना चाहूँगा। और मैं घोड़े पे कभी नहीं बैठा, लेकिन मैंने उनको कहा कि एक काम करते हैं, मैं पहले घोड़े पे बैठने की प्रैक्टिस करता हूँ। 5 मिनट पहले मैंने घोड़े पे बैठने की प्रैक्टिस की, मैंने घोड़े को दौड़ाया, लेकिन हुआ यूँ घोड़ा
स्टेज की जो एंट्री वहाँ तक आ गया, लेकिन जो अंदर के ऑडियंस की आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़, घोड़ा अंदर आया ही नहीं। और जो मेरा फेवरेट गाना है मैं आया हूँ, वो गाना उन्होंने मुझे दिया था। आप बिलीव नहीं करोगी, घोड़ा इतना वायलेंट हो चुका था वो सब माहौल देखे कि मैंने उसको पकड़ के रखा था, एक हाथ से माइक, एक हाथ से घोड़े को पकड़ा है मैंने। घोड़ा स्टेबल नहीं है और फिर भी मैंने उस गाने को गाया, बाद में उतर के मैं ऑडियंस में आया। तो ये सारे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बाइक पे बैठ के भी मैंने उसी ऑडिटोरियम में मैं बाइक पे बैठ के ऑडियंस में घुस गया था, बाइक पे खड़ा रह के। तो ये भी मैंने किया है। गाने वही है, गाने हम लोग बार बार वही गा रहे हैं, ऑडियंस भी ज़्यादातर वही है। तो जब ऑडियंस आती है तो नया क्या दूँ, ये मैं हमेशा ना सोचता रहता हूँ कि आज मैं इनको नया क्या दे सकता हूँ। तो कभी कभी मैं उनसे बातें करता हूँ, उससे कुछ नयापन आ जाता है, प्रेजेंस ऑफ माई माइंड, कुछ शेर व शायरी करता हूँ। जैसे राजेश खन्ना साहब का जब जिक्र होता है तो मैं रो मत पुष्पा, आज भी लोगों को बहुत पसंद, मज़ा आता है। तो रो मत पुष्पा, आई हेट टीयर्स, तो ऑडियंस भी बोलना शुरू कर दी थी। आप जितना गाने में इन्वॉल्व होते हो ना, उतना वो गाना आपका बन जाता है और ऑडियंस फिर आपकी बन जाती है। तो चतुरनार अगर आपने गाना देखा होगा तो मुझे वही लग रहा था कि मैं ऐसा गाऊं और ऐसे कुछ दिखाऊं कि लोगों को लगने लगेगा कि उस स्टेज पे वही चल रहा है। किशोरदा और पर्सन यानी महमूद साहब ही है। एक विजुअलाइजेशन का भी एक अलग इम्पैक्ट होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ इस गाने में मेरी जो ड्रेस मैंने चेंज नहीं की। एक गाना है गुणीजनों भक्तजनों, आज भी मुझे याद है उस गाने के लिए किशोरदा ने पूरा वो सन्यासी जैसा एक गेटअप लिया है, दाढ़ी है, मूछ है, हाथ में कमंडलू है। तो मैंने पूरा वैसा का वैसा मैं बाबा बना था और मैंने उस गाने को बाबा बन के गाया। सारा ज़माना में जो ड्रेस अमिताभ बच्चन जी ने पहनी है, लाइट्स, मैंने वैसे की वैसी ड्रेस सिलवा के ली थी और मैंने उस ड्रेस को पहन के परफॉर्म किया था। और भी गाना हम बोल सकते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, उसमें सेम पगड़ी, सेम ड्रेस। तो ऑडियंस को क्या ना, उसमें ज़्यादा एक वैरायटी मिल जाती है। बहुत ही ग्रैंड एंट्री, कौन से भी ड्रेस पहनूँ, कुछ भी करूँ, अगर मैं गाना सुर में नहीं गा रहा हूँ तो उस प्रेजेंटेशन का, उस ड्रेसिंग का कोई मतलब नहीं। और ऑडियंस बहुत समझदार है, ऑडियंस को ज़रा भी गलतियाँ सुर में हो, ताल में हो, लिरिक्स में हो, समझ में आती है। प्रेजेंटेशन को मैं सेकेंडरी मानता हूँ, क्योंकि गाना संगीत यानी है सुर और ताल। सुर और ताल है तो गाना है। उसके आगे फिर आता है एक्सप्रेशंस, फील, बॉडी लैंग्वेज, ये सब बाद में बातें आ जाती है, लेकिन सुर आपका भटकना नहीं चाहिए। इसलिए आज टचवुड मेरे बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि लोग कितना भी ऑडियंस में जाके डांस करे, कहीं से भी आए, लेकिन वो सुर में कभी नहीं भटकता। तो ये मैं मानता हूँ एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। दौर बदलते गए, वैसे हमारे ऑर्केस्ट्रा का दौर भी बदला और आज आप लोग जो देख रहे हो, ऑर्केस्ट्रा का जो दौर एक बहुत ज़बरदस्त दौर आया है, जिसमें बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि ओरिजिनल गाना जैसे कि तैसा वो लोग बजाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको भी वैसा का वैसा ही गाना पड़ता है। तो उसमें ज़्यादातर क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी ज़्यादा आ गई और सब लोग उस ओरिजिनल गाने को ओरिजिनल गाने जैसा ही लोगों के सामने लाने का अभी एक प्रयास शुरू है। राजेश खन्ना साहब जब चले गए, उनकी मौत के बाद अचानक से मुझे राजेश खन्ना साहब के जब शोज शुरू हुए, श्रद्धांजलि, तो मैं क्या करता था, मैंने ना उसके बाद गाना देखना शुरू किया। समझो, राजेश खन्ना साहब का कोई भी गाना है, वो मेरे दिल के चैन हो या कोई भी गाना, वो ना मैं देखना शुरू किया। देखते देखते पता नहीं वो क्या कनेक्शन हो गया, तो मुझे वो राजेश खन्ना साहब की जो जितनी भी अदाएँ हैं, यूँ करना, यूँ करना, यूँ करना, वो एक आने लगा मेरे बॉडी में आने लगा। और उनके डायलॉग्स भी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, तो मैंने डायलॉग्स भी बाइट किए उनके। और आहिस्ता आहिस्ता हुआ यूँ कि राजेश खन्ना साहब को उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो फॉलो करते 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 मुझे अचानक से यूँ लगने लगा कि किशोरदा ने जो राजेश खन्ना साहब के लिए गाया है वो क्या सोच के गाया होगा। ठीक है, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि राजेश खन्ना साहब का जो पीक पीरियड था वो था 1969 आराधना से
1973 जंजीर जब अमिताभ बच्चन साहब की आई तब तक का, 5 या 6 साल का उनका सुपरस्टार जो थे। और तभी आवाज़ एक ही थी, राजेश खन्ना साहब यानी किशोर कुमार। तब किशोर कुमार जी ने, मैंने ये पढ़ा है कि किशोर कुमार जी ने राजेश खन्ना साहब को अपने घर बुलाया था और उनको कहा था कि आप बातें करो मुझसे। तब किशोदा को पता चल गया था कि ये कैरेक्टर कैसे बातें करता है, बेस में नहीं बातें करता है कि रो मत पुष्पा, आई हेट टीयर्स, खामोश आए, ये उनके बोलने की स्टाइल थी। अगर आप इन 5 सालों के गाने अगर आप देखें, कटिपतन लीजिए, अमर प्रेम लीजिए, मेरे जीवन साथी लीजिए, तो किशोरदा ने यंग राजेश खन्ना, चार्मिंग राजेश खन्ना, उनके लिए जो गाया है ना, वो बिल्कुल बेस में नहीं गाया है। हालांकि किशोरदा की आवाज़ आप सब लोग जानते हो, एक बेस वाली वॉइस है, वेटेड वॉइस है, थ्रो वाली वॉइस है, लेकिन राजेश खन्ना साहब के लिए उन्होंने अपने वॉइस को मॉड्यूलेट किया। कैसे? कोई भी गाना उठाइए, चला जाता हूँ, बेस में नहीं गाया है। चिंगारी कोई भड़के, बेस में नहीं गाया है। कुछ तो लोग कहेंगे, कैरेक्टर दिखता है। क्यों? प्लेबैक दिया है, सोचा है किशोरदा ने कि अगर ये कैरेक्टर अगर ऐसे बात करता है तो मुझे उनके लिए कैसे गाना पड़ेगा। आप देखिए वही राजेश खन्ना जब उनकी उम्र, उन्होंने जब 40 क्रॉस की, 1983 की फिल्म लीजिए अगर तुम ना होते, फिर से एक बार पंचंदा, फिर से एक बार राजेश खन्ना और फिर से एक बार किशोरदा। लेकिन एक्टर वही है, सिंगर भी वही है, लेकिन सोच देखो, सोच डिफरेंट है। क्या है? तब अभी एज बढ़ चुकी है कैरेक्टर की भी। फिल्म में जो कैरेक्टर है राजेश खन्ना साहब का, उसकी भी एज बढ़ चुकी है, उनकी एक छोटी बेटी है। तो अब ये मैच्योर्ड कैरेक्टर जब होता है तब राजेश खन्ना साहब गाते हैं, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो ये है किशोर कुमार। देवानंद साहब के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। देवानंद साहब, यंग चार्मिंग देवानंद साहब, 1954 मुनीम जी। देवानंद साहब की बोलने की स्टाइल कैसी है? जॉनी मेरा नाम है, चोरी मेरा काम है, ये देवानंद साहब की बोलने की स्टाइल थी। गाया भी उसी तरह से है किशोरदा ने, तररा तररा ररा हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। अभी देवानंद साहब आते, ओहो 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 ओहो, बिल्कुल देवानंद साहब। यहाँ पे लगेगा नहीं कि राजेश खन्ना साहब गा रहे हैं, बराबर है। आप आइए अमिताभ बच्चन साहब पे, दिल भर मेरे कब तक मुझे, वो अमिताभ बच्चन साहब की जो वॉइस है, बात करने का तरीका है, सलीका है। और किशोरदा ने अमिताभ बच्चन साहब को भी अलग वॉइस दी है, राजेश खन्ना साहब को अलग वॉइस, देवानंद साहब को अलग वॉइस। मेरे जीवन साथी में किशोरदा ने जो गाना गाया है, ओ मेरे दिल के चैन, ये गाना है एक रूम में जहाँ पे उनके सामने है तनुजा, रोमांटिक गाना, रूम में सिर्फ है राजेश खन्ना साहब और तनुजा जी। जब एक रूम में गाना गाया जाता है तब आवाज़ हम लोग लाउड नहीं करते, सॉफ्टली बात करते हैं। गाना भी वैसे उसी तरह से गाया है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये राजेश खन्ना साहब की स्टाइल है। तो ये किशोरदा ने कैसे सोचा होगा कि कोई ऐसे जब बात करता है तो उसके वॉइस की मॉड्यूलेशन ये ऐसे होती है, लेकिन जब कोई ऐसे 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 करता है तब आवाज़ उसकी चेंज हो जाती है। और अगर राजेश खन्ना साहब अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आवाज़ गायकी में कैसी चेंज होगी। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ये सॉफ्ट गाया हुआ। अभी वही राजेश खन्ना, उसी फिल्म का गाना है, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में
हजारों सपने सुहाने लिए, अगेन हो। ये सब किशोदा ने पहले सोचा है कि ये कैरेक्टर पर्दे पे करेगा क्या, राइट। गाना है आउटडोर, तो गाने में किशोदा ने सॉफ्ट गन नहीं गाया है, जहाँ ओ मेरे, वही कैरेक्टर के लिए आउटडोर में चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। यानी म्यूजिक डायरेक्टर भी कितने होशियार थे तभी। पंचमदा का म्यूजिक है, पंचमदा ने इस गाने की स्केल जो चला जाता हूँ अप रखी है, ताकि चला जाता हूँ यहाँ पे गाना जाएगा। आउटडोर का शूटिंग है, ओ मेरी, ये उसमें जो एक ऊपर की नोट जाते हैं मेरा क्या, वो भी किशोदा ने मेरा क्या नहीं गाया है, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, ये गाया है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको अच्छा सिंगर बनना है ना, तो आप में एक अच्छा एक्टर होना बहुत ज़रूरी है, जो किशोरदा थे। मैंने कोई क्लासिकल ट्रेनिंग लिया नहीं है, और जो मैं आज भी जो मैं गाता हूँ, मैं उसी थॉट प्रोसेस से गाता हूँ जो किशोदा, शायद मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किशोदा की ये थॉट प्रोसेस है, लेकिन जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि क्या सोचा होगा, जैसे मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिया अभी, क्या सोचा होगा, तो किशोदा ने शायद यही सोचा होगा कि इस कैरेक्टर के लिए मैं किस तरह से गाऊं। कुछ गाने किशोदा ने इंस्ट्रूमेंट को देख के भी फॉलो किए हैं, तो उसमें से गाना है मैं आया हूँ। ये देवानंद साहब पे गाना पिक्चराइज है, अमीर गरीब इस फिल्म का। म्यूजिक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी। ये जो सैक्सोफोन बजाने वाला जो कैरेक्टर प्ले किया है देवानंद साहब ने स्टेज पे, तो सैक्सोफोन जो है वो एक ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है। आप कभी भी कोई भी ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट देखिए, उसको अगर आप बजाना शुरू, कोई भी आर्टिस्ट जब बजाता है तो वो ऐसे जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब शुरू होता है ता रा 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 ता रा रा रा, ये जो ब्लोइंग है ना, वो कभी भी एकदम डायरेक्ट नोट जाता नहीं है, यूं जाता है। आपने अगर मैं आया हूँ ये गाना ठीक तरह से अगर सुना होगा ना, तो देखिए उसमें किशोदा ने जो गाया है कि मैं आया हूँ, कि मैं नहीं गाया है, कि मैं, देख रहे हैं आप, जो सैक्सोफोन का जो बजाने का तरीका है उसी तरह से उन्होंने गाया है। अंतरा भी देखिए, शौक हसीनों को, अगेन मैं आवाज दे रहा हूँ, हाँ मैं मोहब्बत को नए अंजाम दे रहा हूँ। फिर वो देवानंद के मैनरिज्म में आ जाते, हंस कर बातों बातों में इन दिलकश मुलाकातों में, अगेन मैं आया, देवानंद साहब लेके साथ हाथों में। तो देवानंद साहब को भी दिखाया है और उस इंस्ट्रूमेंट को भी दिखाया है किशोदा ने। ये थे किशोरदा जीनियस। मैं किशोदा के वॉइस को कभी फॉलो नहीं करता, क्योंकि किशोदा की वॉइस, ये किशोदा की वॉइस ही थी। तो भगवान ने एक वॉइस बनाई थी, उसकी कॉपी करके, उसकी मिमिक्री करके कुछ फायदा नहीं है। आप किशोदा के उस थॉट प्रोसेस को सोचिए, उस अंदाज को सोचिए जो उन्होंने हर एक्टर के लिए सोचा है। खास करके मैं अभी मेरी बात बताता हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यार इसकी आवाज़ तो किशोदा जैसी है नहीं, फिर इतना पॉपुलर क्यों है, वाह सब जगह आलो काट डरे क्यों है। लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ कि शायद वो एक बोलते हैं ना, वो आशीर्वाद है किशोदा का कि तुम मेरे अंदाज को, तुम मेरे थॉट प्रोसेस को लोगों के सामने ला रहे हो, और वो वही मैं चाहता हूँ शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नए सिंगर्स आ रहे हैं ना, उन्होंने इस थॉट प्रोसेस को सोचना चाहिए जो किशोदा हर एक्टर के लिए सोचा करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ किशोदा जैसी हो ये ज़रूरी नहीं है,
वो उतना बेस होना चाहिए, उतना वो थ्रो, सब जगह नहीं किया है किशोर दा ने। अगर आपने उस अंदाज को फॉलो करना शुरू किया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये हो जाएगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस कैरेक्टर में भी जेल हो जाओगे। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लगेगा कि यही राजेश खन्ना है और यही वो कैरेक्टर है और इसी का ही गाना है वो। मैंने बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स के साथ स्टेज शेयर किया है। सुरेश वाडकर जी, उनके साथ मैंने गाया है। उसके बाद सुदेश भोसले जी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग आज भी मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। वेरी कोऑपरेटिव और वेरी टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर। विनोद राठौड़ जी, उनके साथ मैंने गाया है। उसके बाद और किसका नाम लेना चाहूँगा मैं, अलका याग्निक जी, उनके साथ मैंने गाया है। उत्तरा केळकर जी, साधना सरगम जी, उनके साथ गाया। अनुराधा पौडवाल जी, जॉली मुखर्जी, उनके साथ मैंने गाया। उषा उत्तुप जी, उनके साथ मैंने गाया है। एक और प्लेबैक सिंगर जिनके साथ मैं 3 साल से गा रहा हूँ, वो है किशोदा के बेटे अमित कुमार जी। व्हाट अ कैरेक्टर, बाप रे बाप, जबरदस्त जबरदस्त। यानी अमित कुमार जी, सुदेश भोसले जी हमारे फेवरेट, और मैं, ऐसा हम लोग 3 साल से षणमुखानंद हॉल में एक शो करते आ रहे हैं। और हमारे ऑर्गेनाइजर कोलकाता से आते हैं वो, जिनका नाम पार्थो साहा है। वो इस 4 अगस्त को भी फिर से एक बार षणमुखानंद हॉल में शो करने वाले हैं, जिसमें मैं रहूंगा, अमित कुमार जी रहेंगे फिर से मेरे साथ, और सुदेश भोसले रहेंगे। आशा जी हमारे शो में आई थी, मुझे आज भी याद है, और मैं किशोदा का गाना गा रहा था। और तब आशा जी ने मुझे सुना, स्टेज पे वो आई। उन्होंने हमारे पूरे बैंड की, जो हमारा ऑर्केस्ट्रा का बैंड था, उसकी बहुत बहुत जबरदस्त तारीफ की कि क्या म्यूजिशियंस। ऐसा लगा कि मुझे कि मैं उस रिकॉर्डिंग रूम में खड़ी हूँ और मैं गा रही हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ आप लोगों को सुनते सुनते। और उन्होंने कहा कि यार अच्छा, वो सिंगर कौन था, वो किशोदा की आवाज में गा रहे थे, उनको जरा बुलाओ। तो मुझे बुलाया गया स्टेज पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपका नाम? मैं आलोक काटदरे। अरे वो मराठी का? हो मराठी। मैं इनके बारे में ऑडियंस को, उन्होंने कहा इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि इनके आवाज में मुझे वो किशोदा के ग्रेन्स मिले जो इनके आवाज में है। जो किशोदा के जो ग्रेन्स है ना, वो मुझे आलोक आपके आवाज में मिले। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है जो आशा भोसले जी ने मुझे दी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मी जी और प्यारेलाल जी, उसमें प्यारेलाल जी ने जब मुझे ऐसे ही सावरकर ऑडिटोरियम में दादर के, वो आए थे एज अ गेस्ट, तो उनके सामने मुझे उनका गाना गाने का मौका मिला, मेरे महबूब कयामत होगी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो गाना जब मेरा खत्म हुआ, प्यारेलाल जी खुद उठे वहां से, उन्होंने कहा कि जो ऑडिटोरियम है ना, उसके लाइट्स ऑन करो और इस लड़के के लिए स्टैंडिंग ओवेशन, सब लोग तालियां बजाओ। मैं बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन यह है कि इन्होंने, इस लड़के ने ऐसा गाया जैसा हमने किशोदा को गाना समझाया था, वैसा का वैसा गाया। और जब मुझे मौका मिला प्यारेलाल जी के साथ गाने का, यानी उनके शो में, तब मैंने उनके सामने यही गाना गाया था, मैं आया हूं। तो वो गाना जैसे खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे आके गले लगाया, टाइट हग, और उन्होंने कहा कि सब लोग सुनो, ये जैसा गा रहे हैं ना, म्यूजिशियंस को उन्होंने बोला था, मुझे आज भी याद है, ये जैसा गा रहे हैं ना पैशन से, वैसा बजाओ। बोला आज के बाद मेरे जितने भी शोज होंगे उसमें किशोरदा, आलोक काटदरे रहेंगे। ये मुझे मिली हुई एक जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट। मुझे प्लेबैक सिंगिंग का मौका नहीं मिला, और मैंने टू बी फ्रैंक मैंने कोशिश भी नहीं की। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आज जिस फील्ड में हूँ वहाँ हम लोग महीने के बहुत सारे शोज करते हैं। प्लेबैक सिंगिंग के लिए क्या होता है, प्लेबैक सिंगिंग के लिए आपको एक अलग समय देना होता है, जो मैं दे नहीं पाता, क्योंकि रिहर्सल्स करना इतने अच्छे म्यूजिशियंस के साथ उस एक्यूरेसी से, तो क्या होता है कि उस गाने को हम लोगों को बहुत मेहनत से सेट करना पड़ता है, उसमें बहुत क्या कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात, रिहर्सल्स के बाद शोज, ट्रैवलिंग, फिर से रिहर्सल्स, फिर से शोज, ये शेड्यूल हमारा इतना टाइट होता ना, तो इसलिए मैंने प्लेबैक सिंगिंग के लिए इतना तवज्जो मैं नहीं दे सका, क्योंकि मैं ज़्यादा खुश हूँ लाइव सिंगिंग में। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों के सामने गाने में, परफॉर्म करने में।
दूसरी बात, ऑडियंस का जो गाना सुनने का जो एक पहले लोग कैसे सुना करते थे, आए थे सुनते थे। आज लोग बहुत अच्छी तरह से गाना सुनते हैं, उनको गाने के लिरिक्स पता है, कहाँ स गाया है, कहाँ श गाया है। मुझे ऐसे भी लोग मिले कि आलोक, आप जो लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, मैं समझो गा रहा हूँ, तो आपका ना श नहीं सुनने को आ रहा है, स सुनने को आ रहा है, तो जरा वो श को जरा ध्यान में रखिए। ऐसे भी लोग आते हैं। चतुरनाथ जो गाना आप मैं गाता हूँ, सुनते हो ना आप? मैंने जैसे कहा कि मैंने ड्रेस भी चेंज किया, ये चेंज किया, तो लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, शायद नहीं है। उसमें एक पार्ट है, मैं आपको आगे बताता। एक बीच में किशोदा ने ये जो किया है ना, तो एक बार मैंने वो हमेशा करता था, एक बार मैंने किया नहीं। गाना जैसे खत्म हुआ, इंटरवल में एक ऑडियंस से एक आया, उसने कहा आलोक भाई आपने वो नहीं गाया आज, वो गया क्या नहीं आज आपने सीधा गाया। तो आज का लोगों का जो सुनने का जो तरीका है ना, वो बहुत वो लोग अच्छी तरह से सुन के आते हैं। अच्छी ऐसी ऑडियंस के सामने भी हम लोग गाते हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ गाना पड़ता है। कोई भी आप शो डिज़ाइन करोगे ना, तो आपके शो का जो पूरा सक्सेस है ना, वो 90% आपके सीक्वेंस पे है कि किस तरह से आप सीक्वेंस आपने बनाया है, ताकि ऑडियंस का मूड एंड तक इंटैक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी गाने किस तरह से भी लेके बाद में जब ऑडियंस अभी एकदम तैयार मूड में कि चलो आप कुछ धमाल करो, तो अब आप सहमे सहमे गाने लो, तो आपका शो कितने भी अच्छे अपने गाने गाए या तो बजाए, तो वो आपका शो उतना सक्सेसफुल होगा नहीं। तो मैं उन चीज़ों में भी वो जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन अच्छी है, तो उनको मैं समझाता हूँ कि यार ऐसे होना चाहिए, तो शो ऐसे जाएगा। क्योंकि मुझे वो विजुअलाइजेशन की जो एक टेक्निक में फॉलो करते आया हूँ, तो उसमें ना मुझे वो दिखता है। तो मैं हमेशा ऑर्गेनाइजर्स को ये कहता हूँ कि भाई शो का पहला गाना जो मेरा हो, ज़रूरी नहीं है किसी का भी हो, पहला गाना अगर ऑडियंस वंस मोर करती है ना, तो उसको करो। क्यों? वो एक ऑडियंस की रिस्पेक्ट होती है, उनके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट होती है कि वो एक बहुत ज़ोर से आपको वंस मोर देते हैं। और कुछ लोग रहते हैं वो घड़ी देखते हैं, नहीं वंस मोर लिया तो मेरा एक गाना कट होगा, तो वो नहीं लेते। तो उसका बोलते हैं ना असर आगे शो पे हो जाता है। ऑडियंस को समझ में आता है कि जहाँ आपने वंस मोर की वैल्यू नहीं है, उसको आगे गाने अच्छे भी बजाओ, अच्छे गाओ, वंस मोर मिलेगा नहीं आपको। देखिए गाने वही है, जैसे मैंने कहा ऑडियंस भी वही है, तो आप नया क्या दोगे? आज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, IPL मैचेस होती हैं, है ना, इलेक्शंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें वेकेशंस हैं, लोग जाते हैं। आप कुछ ऐसा करो ताकि लोग वहाँ न जाके ऑडिटोरियम तक आए। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ, तो मैं उस इंटरेस्ट को कायम रखना चाहता हूँ। ऐसे नमस्कार एंटरटेनमेंट जैसे ऑर्गेनाइजर्स, नए ऑर्गेनाइजर्स जो आज आ रहे हैं, इतने पहले ही बोलते हैं ना, पहले बॉल में उन्होंने 6 मारा है। एक मल्टी स्टार शो 35 म्यूजिशियन 35 म्यूजिशियंस का शो करना कोई आसान बात नहीं है। तो मैं इस बारे में नमस्कार एंटरटेनमेंट को सैल्यूट करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग इस इंडस्ट्री में अगर आएँ तो ये इंडस्ट्री और 5 साल 10 साल ऐसे ही चलेगी। मेरे फैंस के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप हो तो हम हैं, है ना। अगर आप नहीं हो तो हम कुछ नहीं है। आप आते हो, आप हमें अप्रिशिएट करते हो, सीटियाँ वंस मोर हाउसफुल करते हो, तो हमें गाने का मज़ा आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी का भी शो हो, कोई भी सिंगर हो, आप लाइव शोज़ पे ज़रूर आना, ऑडिटोरियम्स को ऐसे हाउसफुल करना जैसे आप करते आए हो। अलविदा तो अंत है और अंत किसने देखा, ये पल तो है जुदाई, मिलन है जो हमने देखा, हम लौट आएंगे। आज जिनका इंटरव्यू चल रहा है ना, वो है हमारे नमस्कार एंटरटेनमेंट। उनको मैं कहना चाहूँगा कि सेकंड इंटरव्यू में तुम यूं ही
बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो दोस्तों ये सुन के सब लोग तालियां बजाएंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तालियों को यूं ही महफूज रखना, तालियों को यूं ही महफूज रखना, बड़ी लंबी देर तक रात होगी, मुसाफिर होंगे तुम भी, मुसाफिर होंगे हम भी, फिर किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार नमस्कार एंटरटेनमेंट को मेरा नमस्कार कि आपने मुझे इतना खूबसूरत अवसर दिया, इतनी सारी बातें मेरे से की और मुझे मौका दिया कि मेरे फैंस को ये सब बातें मैं शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच।